में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं बी स्टार और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के समकक्ष पेड्रो साnchez गुजरात के वडोदरा दौरे पर आएंगे, जहां पीएम मोदी स्पेनिश समकक्ष पेड्रो साnchez के साथ मिलकर C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आगमन के वडोदरा के निवासियों ने पूरी तरह से सजा दिया है, जहां शहर चारों ओर से जगमगा उठा है। इसके चलते स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez वडोदरा पहुंचे हैं, जिसको लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह खुशी का अवसर है कि स्पेन के राष्ट्रपति यहां हैं, और इसके साथ ही विदेश मंत्री विमान फैक्ट्री को लेकर कहा है कि भारत में निर्मित पहले C-295 विमान का अनावरण किया जाएगा। यह मेक इन इंडिया पहल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये एक ऐतिहासिक दिन होगा। जब बात अगर C-295 विमान फैक्ट्री के निर्माण की करें तो इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL कैंपस में बनाया गया है। C-295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान हैं, जिनमें से 16 स्पेन से एयरबस द्वारा सीधे डिलीवरी किए जा रहे हैं और शेष 40 भारत में बनाए जाने हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में इन 40 विमानों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी, जिसके साथ ही इससे निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और योग्यता विमान के पूरे जीवन चक्र की डिलीवरी और रखरखाव तक एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण विकास शामिल होगा। आपको यह भी बता दें कि C-295 विमान फैक्ट्री की पीएम मोदी ने 2022 में आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी विमान निर्माण फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री अमरेली जाएंगे, जहां वे भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। वे 4800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से राज्य के अमरेली, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, कच्छ और बोटाद जिलों के लोगों को लाभ मिलने वाला है। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जहां विमानों की डिलीवरी में स्पेन की भागीदारी बताई जा रही है। जहां गुजरात के वडोदरा दौरे पर आज प्रधानमंत्री है, जहां पर गुजरात को आज मिलेगी करोड़ों की सौगात। आपको बता दें कि वहां पर C-295 एयरक्राफ्ट का आज उद्घाटन किया जाएगा, जहां कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान हैं, जिनमें से 16 स्पेन से एयरबस द्वारा सीधे डिलीवरी किए जा रहे हैं और शेष 40 भारत में बनाए जाने हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में इन 40 विमानों को बनाने के लिए जिम्मेदार है, और यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी, और इसके साथ ही इसमें निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और योग्यता विमान के पूरे जीवन चक्र की डिलीवरी और रखरखाव तक एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण विकास शामिल होगा। आपको यह भी बता दें कि यह C-295 विमान फैक्ट्री की पीएम मोदी ने 2022 में आधारशिला रखी थी। जब पीएम मोदी विमान निर्माण फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री अमरेली जाएंगे, जहां वे भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। वे 4800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जहां इन परियोजनाओं से राज्य के असेंबली में अमरेली, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, कच्छ और बोटाद जिलों के लोगों को लाभ मिलने वाला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी केरल के वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं, और इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। प्रियंका गांधी अपने चुनाव प्रचार के तहत आज वायनाड का 2 दिवसीय दौरा करेंगी, जहां 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के बाद यह उनका पहला चुनावी दौरा है। वो वायनाड संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। वहीं जानकारी के मुताबिक आज प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे सुल्तान बाथरी के मीनांगड़ी में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी।
इसके बाद दोपहर 3 बजे मनंतावादी के पनामारम में, शाम 5 बजे कलपेट्टा में और पेजूथाना में सभा करेंगी। जबकि कल प्रियंका गांधी सुबह 10 बजे एंगपुंजा में, तिरुवनबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र में, दोपहर 2 बजे एरानाड निर्वाचन क्षेत्र के थेरटम्मल में, दोपहर 3:30 बजे वंडूर के ममपड़ में और शाम 5 बजे नीलांबुर निर्वाचन क्षेत्र के चुंगथारा में नुक्कड़ सभा करेंगी। प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय दौरा, जहां वायनाड में आज प्रियंका गांधी करेंगी 3 नुक्कड़ सभाएं, जहां पर जनता को संबोधित करेंगी। वहीं 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी ने किया था अपना नामांकन दाखिल, जिसके चलते प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय वायनाड दौरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं और इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। प्रियंका गांधी अपने चुनाव प्रचार के तहत आज वायनाड का 2 दिवसीय दौरा करेंगी, जहां 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के बाद यह उनका पहला चुनावी दौरा है। वो वायनाड संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। वही जानकारी के मुताबिक आज प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे सुल्तान बाथरी के मीनांगड़ी में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी और इसके बाद दोपहर 3 बजे मनंतावाड़ी के पनामारम में और शाम 5 बजे कलपेट्टा के पेजूथाना में सभा करेंगी। जबकि कल प्रियंका गांधी सुबह 10 बजे एंगपुंजा में, तिरुवंबाड़ी में निर्वाचन क्षेत्र में, दोपहर 2 बजे एरानाड निर्वाचन क्षेत्र के थेरटम्मल में, दोपहर 3:30 बजे वंडूर के ममपड़ में और शाम 5 बजे नीलांबुर निर्वाचन क्षेत्र के चुंगथारा में नुक्कड़ सभा करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा अभी बनी रहेगी। फिलहाल हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होने वाला है। पूर्वानुमान तो यह है कि दिवाली के आसपास स्थिति और भयावह हो सकती है। दिवाली से पहले AQI 400 पार हो सकता है, यानी कि ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी जाएंगी। रविवार को दिल्ली का AQI 356 यानी बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं शनिवार को यह 255 था। 24 घंटे के भीतर इसमें 101 अंकों की बढ़ोतरी हो गई, जहां दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI भी बहुत खराब और 3 इलाकों का गंभीर श्रेणी में रहा। दिल्ली के आसमान पर सुबह के समय स्मॉग की चादर भी छाई रही, जिसके चलते दृश्यता का स्तर प्रभावित हुआ। रविवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में सबसे अधिक करीब 14% की हिस्सेदारी वाहनों के धुएं की रही, जहां केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अर्ली वार्निंग सिस्टम का पूर्वानुमान है कि सोमवार एवं मंगलवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही रहेगा। बुधवार को इससे गंभीर श्रेणी में चले जाने का अनुमान है। जल्द लागू होगा ग्रैप 3, जिसके चलते वाहनों पर लगेगी रोक। आपको बता दें कि दिल्ली का वायु प्रदूषण लगातार बिगड़ता जा रहा है, जिसके लिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिवाली के आसपास इसके हालात और खराब हो जाएंगे, जिसके चलते अब जल्द लागू होगा ग्रैप 3। आपको बता दें दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI भी बहुत खराब और 3 इलाकों का गंभीर श्रेणी में रहा, जहां दिल्ली के आसमान पर सुबह के समय स्मॉग की चादर भी छाई रही, जिसके चलते दृश्यता का स्तर प्रभावित हुआ। वहीं रविवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में सबसे अधिक करीब 14% की हिस्सेदारी वाहनों के धुएं की रही। वहीं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अर्ली वार्निंग सिस्टम का पूर्वानुमान है कि सोमवार एवं मंगलवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही रहेगा। वहीं बुधवार को इससे गंभीर श्रेणी में चले जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बीच रविवार देर रात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने 49 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने रविवार को एक प्रेस नोट में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का अंतिम चयन संसदीय बोर्ड की बैठकों में किया गया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अनुशक्ति नगर निर्वाचन क्षेत्र के मैदान में उतारा गया है, जहां दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को
बांद्रापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। एनसीपी की तीसरी सूची में गेवराई निर्वाचन क्षेत्र से विजय सिंह पंडित, फलटन से सचिन सुधाकर पाटिल, निफाड़ से दिलीप काका बांकर और पारनेर विधानसभा सीट पर काशीनाथ दांते को उतारा गया है। एनसीपी ने 25 अक्टूबर को अपनी दूसरी सूची घोषित की थी, जो एनसीपी की दूसरी सूची में इस्लामपुर से पूर्व भाजपा नेता निशिकांत पाटिल और तासगांव कवठे महाकाल से संजय काका रामचंद पाटिल को टिकट दिया गया। जब 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक चरण में सभी सीटों पर मतदान है, जहां 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। एनसीपी ने जारी की है अपने 49 प्रत्याशियों की सूची, जिसके चलते बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को बांद्रापुर से टिकट दिया गया है। एनसीपी ने अपने 49 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अनुशक्ति नगर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है, जहां दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को बांद्रापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। एनसीपी की तीसरी सूची में गेवराई निर्वाचन क्षेत्र से विजय सिंह पंडित, फलटन से सचिन सुधाकर पाटिल, निफाड़ से दिलीप काका बांकर और पारनेर विधानसभा सीट से काशीनाथ दांते को उतारा गया है। एनसीपी ने 25 अक्टूबर को अपनी दूसरी सूची घोषित की थी, जहां एनसीपी की दूसरी सूची में इस्लामपुर के पूर्व भाजपा नेता निशिकांत पाटिल और तासगांव कावटे गांव महाकाल से संजय काका रामचंद पाटिल को टिकट दिया गया है। वहीं 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक चरण में सभी सीटों पर मतदान है, जहां 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लगातार बढ़ता जा रहा है, जो रविवार को दिल्ली का AQI बढ़कर 359 पहुंच गया, जबकि शनिवार को दिल्ली का AQI 255 पर था। वहीं प्रदूषण को लेकर दिल्ली की आम आदमी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच वार पलटवार जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का कहर वार्षिक विषय बन गया है। देश की केंद्र सरकार जहां बैठती है, जब वहीं पर्यावरण को साफ और सेहतमंद रखने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो बाकी देश का क्या। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, या कहिए धुंधलका। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो इसका कहर का असर यूपी तक आने लगा है। चाहे यमुना नदी का जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण, ये जनता के स्वास्थ्य को और ताजमहल को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को वैसे भी कुछ नहीं दिखाई देता, अब तो उन्हें धुंध का बहाना भी मिल जाएगा। ऐसे में जनता से आग्रह है कि अपने जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करें। इस धुंधलके में गाड़ी ध्यान से देखकर चलाएं और सांस की बीमारियों से खुद भी बचें, और घर परिवार के बड़े बुजुर्गों और बच्चों के साथ ही बीमार लोगों का भी खास ध्यान रखें। वहीं नाकाम भाजपा सरकार का जनता को पैगाम, ना रहे हमारे भरोसे, रखे खुद का ध्यान। वहीं दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 5 दिन प्रदूषण के हिसाब से काफी गंभीर है, इसलिए सभी लोगों को सक्रियता के साथ अपने हिस्से का काम करने की जरूरत है। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो पराली और पटाखे को धुएं भी वजह से प्रदूषण में इजाफा हो सकता है। वहीं इसको लेकर शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और राज्यों के पर्यावरण मंत्री के साथ मीटिंग हुई, जिसमें हमने सब लोगों से निवेदन किया है कि पराली जलाने की घटना तो कम हो रही है, लेकिन उसे अभी और कम करने की जरूरत है।
ओडिशा में चक्रवात दाना से प्रभावित जिलों की 50,000 से ज्यादा घरों में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात के बाद की स्थिति का जायजा लेने के बाद रविवार को मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासेर जिलों के चक्रवात प्रभावित इलाकों में करीब 50,000 घरों में अभी तक बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है। वहीं बिजली न होने से इन जिलों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग अपने मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करने के लिए जनरेटर के सामने लंबी कतारों में खड़े हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करने के लिए 20 रुपए प्रति घंटे भुगतान करना पड़ रहा है। अगर वाटर टैंक में पानी भरवाना है तो 300 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं सीएम मांझी का कहना है कि जल भराव के कारण इन इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो पाई है। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि मरम्मत का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। वहीं बंद सड़कों को फिर से खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित 98% इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। चक्रवात से प्रभावित 22.84 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 22.32 लाख घरों में बिजली पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में करीब 50,000 घरों में अभी भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है, क्योंकि गांव जलमग्न है। उन्होंने कहा कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए करीब 7,000 कर्मचारी लगे हैं, जो राज्य सरकार की ओर से प्रभावित क्षेत्र में 8 लाख से अधिक लोगों को 6,210 आश्रय केंद्रों में पहुंचाया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद अधिकांश लोग अपने घर लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर करीब 30,000 लोग अभी भी 470 आश्रय केंद्रों में हैं, क्योंकि उनके घर पानी में डूबे हुए हैं। झारखंड में अगले 2 हफ्तों में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है और इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवारों के एक बयान को लेकर राज्य में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी पर अपनी प्रतिद्वंदी और बीजेपी नेता सीता सोरेन के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप लगा है। इस बीच सीता सोरेन अपने खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से काफी आहत है। इस बारे में बात करते हुए बीजेपी नेता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और रोक पड़ी। बीजेपी नेता सीता सोरेन जामताड़ा सीट से 2 बार के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अंसारी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की महिलाओं का अपमान है। आदिवासी समुदाय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि जब से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, अंसारी मुझे निशाना बना रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं सीता सोरेन ने रविवार को जामताड़ा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं इससे एक दिन पहले उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि जब से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, अंसारी मुझे निशाना बना रहे हैं, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने जो अपमानजनक टिप्पणी की है वह स्वीकार नहीं है। यह आदिवासी समुदाय की महिलाओं का अपमान है। वहीं आदिवासी समुदाय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार। नमस्कार।